डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1। आज बंगलोर शहर के एक बहुत बड़े क्रूज पर शानदार पार्टी हो रही थी, और इतनी शानदार पार्टी हो भी क्यों ना, आज इस पार्टी की वजह भी बहुत शानदार थी। आज देश के जाने माने मशहूर हस्ती और बिजनेसमैन मनीष दीवान की लाडली बेटी जिया दीवान का बर्थडे जो था। जिया दीवान अपने डैड के जिगर का टुकड़ा। मनीष दीवान कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि लोगों को अपनी उंगली के इशारों पर नचाने की ताकत रखते थे। पूरे हिंदुस्तान में मनीष दीवान का सिक्का ही सबसे आगे चल रहा था। उनके पास न ही सिर्फ एक से बढ़कर एक खूबसूरत और विश्वकीमती डायमंड थे, बल्कि कुछ ऐसे नायाब डिज़ाइन थे जो कि किसी नॉर्मल इंसान की सोच से थे परे। उनके कंपनी के बनाए हुए डिज़ाइन और ज्वेलरी जो कि सिर्फ लिमिटेड एडिशन ही होते थे, जिनकी कोई कॉपी नहीं होती थी, वह इतने नायाब और खूबसूरत होते थे जिसके लिए बड़े बड़े बिलियनियर महीनों और सालों तक इंतजार करते थे। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति मनीष दीवान की कंपनी के बनाए हुए ज्वेलरी को अपना स्टेटस सिंबल समझते थे। अगर कोई औरत उनकी कंपनी के बने हुए डायमंड की ज्वेलरी का पीस पहन ले तो वह खुद को स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा समझती थी। सोसाइटी में उसकी एक अलग ही पहचान होती थी। मनीष दीवान को लोग किंग ऑफ डायमंड भी कहते थे। कई बड़े डिजाइनर उनकी कंपनी में काम करने का ख्वाब देखते थे, और आज तक कोई इस बात को नहीं जानता था कि इतने नायाब डिजाइन उनकी कंपनी आखिर बना कैसे लेती है, जिसे दुनिया में कोई सानी नहीं। मनीष दीवान का नाम हर दिन दिन दुगनी और रात चौगुनी तरह से चमक रहा था, लेकिन इसके पीछे था एक बहुत बड़ा राज जो दुनिया से छुपाया गया था। आखिर क्या है वह राज, ये तो सिर्फ मनीष दीवान ही जानते थे। मनीष दीवान एज 48 ईयर्स, स्मार्ट एंड हैंडसम, गेहुआ रंग, ब्राउन आइज, कद 5 फीट 11 इंच। इनका एक बेटा भी है, जिया, जो कि शहजादी है मनीष शाह की, अपने फ्रेंड्स के साथ खूब मस्ती कर रही थी। जिया 21 हाइट, 5 फीट 5 इंच, हेजल ब्लू फ्लिक आइज, गोरा रंग, लॉन्ग ब्राउन एंड ग्रे हेयर, और माइंड इतना शार्प कि किसी की पकड़ में नहीं है। वह अपने कॉलेज में ब्रेन एंड ब्यूटी के नाम से फेमस थी। आज वह इस पार्टी में अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। उसकी सभी फ्रेंड्स फीमेल थी, बस एक फ्रेंड मेल था जो कि उसका असिस्टेंट भी था, जिसका नाम पीयूष था। जिया ने व्हाइट कलर की मिडी कैरी कर रखी थी, व्हाइट पसेंट, हाथों में विस्की का गिलास, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक अलग ही चमक। वह सभी से काफी हटकर और अलग नजर आ रही थी। उसका चार्म ही कुछ ऐसा था कि वह लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेती थी। जिया की फ्रेंड तान्या पार्टी में अपनी नज़र इधर उधर घूमते हुए जी ऐसे इम्प्रेस होकर बोली, यार जिया, क्या शानदार पार्टी रखी है तेरे डैड ने, भाई मजा आ गया, सब कुछ है वन यार। और यह सुनकर जिया अपने चेहरे पर एक एटीट्यूड स्माइल लिए मुस्कुराकर तान्या से बोली, तो पार्टी तो शानदार होनी ही थी तान्या, तू तो जानती ही मेरी फैमिली मुझसे कितना प्यार करती है, यू नो ना। बट मुझे इन सब में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, बस डैड का दिल रखने के लिए मुझे यहाँ शामिल होना पड़ा। चल एंजॉय कर, कहते हुए जिया बस फीका सा मुस्कुरा देती है। अब तान्या उसके बाद सुनकर पार्टी को एंजॉय करने लगी। वही जिया को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। देखते ही देखते रात गहरी होती गई और पार्टी खत्म हो चुकी थी। आफ्टर पार्टी जिया अपने रूम में, उसके चेहरे पर एक मायूसी थी। उसने अलमारी से एक फोटो को निकाला और एक इमोशन उसकी आंखों से गुजरा। वह उसे फोटो को निहारते हुए अचानक ही कुछ इमोशंस के साथ बोली, काश काश कि अंश, तुमने मेरे साथ वो धोखा ना किया होता तो आज तुम मेरे साथ होते, ये सब कुछ इतना फीका ना होता। काश कि तुम मुझे सब कुछ सच सच अपने मुंह से बताते तो हमारी कहानी इस तरह न होती। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। जिया यूं ही घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। आई हेट यू, बट यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू। यस, आई लव यू। इतना कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही, लेकिन तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, समझे तुम? कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें मालूम है इतना कुछ होने के बाद भी मेरा दिल कितना तड़प रहा है। आज भी यह चाहता है कि काश आज तुम मेरे साथ होते तो मेरे पास जिंदगी की सारी खुशियां होती, और तुम्हें तो पता भी नहीं होगा। माय हार्ट बीट, आज हमारी एक फैमिली होती जो खत्म हो गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। आई हेट यू, आई हेट यू, कहते हुए जिया यूं ही रोते हुए अपने ही ख्यालों में गुम हो गई। 2 साल पहले जिया ने जैसे ही एक फ्लैट में कदम रखा, उस पर फूलों की बारिश होने लगी।
जिसे देखते ही वह काफी ज्यादा हैरान और खुश हो गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह मुस्कुराते हुए जैसे ही थोड़ा आगे चलकर गई, उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा केक रखा हुआ था। पूरे हॉल में हैप्पी बर्थडे टू यू गूंज रहा था। आसपास पूरे हॉल में बैलून की बहुत अच्छी और खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी, जिसे देखकर जिया को बहुत अच्छा लग रहा था। जिया हंसते हुए अपनी नज़र पूरे हॉल में इधर उधर घूमते हुए बोली, माय हैप्पीनेस अंडरस्को प्लीज मेरे सामने आ जाओ। जिया ने इतना कहा ही था कि तभी उसे कोई पीछे से हक कर लेता है, जिसे महसूस करते ही जिया ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू सो मच। कि तभी वह शख्स उसे यूं ही पीछे से पकड़े हुए धीरे से अपनी तरफ घुमाकर उसके माथे पर किस करके बोला, नो जिया डोंट से थैंक यू। इनफैक्ट थैंक यू तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं था, फिर भी तुमने मुझे एक सिपेट किया, मुझे अपने प्यार के काबिल समझा। तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई, थैंक यू सो मच। जिया कहते हुए वह शख्स बहुत ही प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है और उसकी बातों को सुनकर जिया के चेहरे पर उसकी मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक उठी और वहां की आज को अचानक ही हक करते हुए, नो वे प्यार में ये सब नहीं देखा जाता। प्यार तो बस प्यार होता है जो बस हो जाता है, और तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो कियांश, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। खैर वह सब छोड़ो और चलो केक कट करते हैं। और जिया के कहने पर कियांश हाँ में सर हिलाकर उसका हाथ पकड़कर उसे केक के पास लेकर आता है। कियांश जैसे ही जिया के हाथ में केक कट करने के लिए चाकू पकड़ आता है, जिया उसका हाथ पकड़ते हुए अंडरस्को मैं अकेले नहीं बल्कि तुम भी मेरे साथ आओ। और यह सुनकर कि आज के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई, उसने प्यार से मुस्कुराते हुए उसके गाल को अपने एक हाथ से सहलाते हुए कहा, ओके माय बेबी। कियांश ने एक बार फिर जिया को पीछे से हैक कर लिया और अब उसका चिन जिया के कंधे पर रखा हुआ था। जिया के हाथ में चाकू था और कियांश ने उसका भी हाथ पकड़ रखा था। अब दोनों एक साथ मिलकर केक कट करते हैं। अब दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। कुछ ही पल में वह दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे, जहां पास में ही वाइन के गिलास रखे हुए थे। एक गिलास में वाइन बिल्कुल कम थी और एक गिलास भरा हुआ था। ऐसा इसलिए था कि जिया को कियांश ज्यादा वाइन नहीं पीने देता था, बिकॉज उसके बाद जिया को हेडेक बहुत रहता था। हालांकि वह ज्यादा खुद भी नहीं पीता था। वाइन के गिलासों को देखकर जिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को कियांश बेबी, आज तो मुझे थोड़ी ज्यादा वाइन पीने दो। आज तो मैं बर्थडे गर्ल हूँ। बर्थडे वाले दिन बर्थडे पसंद जो मांगे उसे मिलना चाहिए, नहीं। और जिया के फरमाइश को सुनकर कियांश ने मुंह बनाते हुए उसे आंखें दिखाकर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट, अच्छा ऐसा किसने कहा है कि बर्थडे पसंद गलत भी मांगे तो भी उसे दो? अरे तुम नहीं जानते, द ग्रेट डायमंड और ज्वेलरी डिजाइनर जिया दीवान ने कहा है। कहकर जिया जोर जोर से हंसने लगी, हा 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 हा। और उसकी बातों को सुनकर कि आज मुंह बनाते हुए उसकी नाक खींचकर बोला, मम, ये जिया दीवान डिजाइनर होते हुए कॉमेडी भी करती थी, स्ट्रेंज ना। और कियांश की इस हरकत पर जिया नाक चढ़ाते हुए अपनी नाक को उंगली से सहलाकर मुंह बनाकर बोली, हाँ कियांश, ऐसा कहाँ लिखा है कि डिजाइनर कॉमेडी नहीं कर सकते? कियांश कपूर की बुक में। हा 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 कहकर कियासी जोर जोर से हंसने लगा और उसकी बातों को सुनकर जिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे भी ये बुक पढ़नी है, तुम्हारी यह बकवास बुक, ताकि मैं इस पर एक बड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लाकर बैन लगवा सकूं। मुझे इस किताब के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करना है। हाँ। और यह सुनकर कियांश मुस्कुराते हुए बोला, अरे पहले बुक तो पब्लिश हो जाने दो, तुम तो बहुत बुरी हो यार, मेरी इकलौती बुक उसे भी बैन करवाना चाहती हो। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी किताब पढ़नी चाहिए। आई एम श्योर कि तुम उस किताब को पढ़ने के बाद उसे बैन करने के बारे में नहीं सोचोगी, क्योंकि उसमें मैंने रोमांस के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। कहकर कियांश ने अपनी एक आंख ब्लैंक कर दी और उसकी बात को सुनकर जिया मुंह बनाते हुए अपनी आंखें दिखाकर बोली, क्या कहा रोमांस? और तुम ही वेरी फनी, तुम्हें रोमांस का आर भी आता है, एक नंबर के सदू हो तुम। इतना कहकर जिया ने मुंह फुलाकर अपने सीने पर हाथ बांध लिया और चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। उसके बातों को सुनकर कियांश की आईब्रो चढ़ गई और उसने हैरान होते हुए बोला, क्या कहा? मैं सहू हूँ? मिस जिया दीवान, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अगर तुम्हें मेरे रोमांस पर कोई शक है तो जरा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। इतना कहकर कियांश अपना हाथ जिया की तरफ बढ़ाकर उसके कंधे को छूने ही वाला था कि तभी जिया मुंह बनाते हुए उसके हाथ पर जरा सा थपकी मरती है। शट अप कियांश, चुपचाप खाना खाओ, डिनर का टाइम हो गया है, समझे? ओके बेबी, जैसा तुम कहो।
कहकर कि अंश मुस्कुराते हुए उसके सामने डाइनिंग टेबल पर प्लेट अरेंज करने लगा। और इसके साथ ही दोनों की नोकझोंक भी चालू थी। कियांश ने डिनर पहले ही बाहर से ऑर्डर कर रखा था। इस टाइम जिया और कियांश लीव इन में थे। जिया ने अभी इस बारे में घर पर किसी को कुछ नहीं बताया था। ये दोनों जिस फ्लैट में थे वो फ्लैट कियांश का था। कियांश के साथ जिया यही रहती थी। वह अपने विला में तो कभी कभी जाती थी। वो अपने पेरेंट्स से अलग रहती थी क्योंकि उसे अक्सर काम से बहुत लेट हो जाता था। साथ ही वो अपनी प्राइवेसी चाहती थी। कियांश ने जैसे ही प्लेट सर्व की जिया भी कियांश की हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी कियांश उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या हुआ कियांश, करने दो ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और यह सुनकर कियांश मुस्कुराते हुए उसके एक गाल को खींचकर प्यार से बोला, नो, बस मुझे प्यार करती हुई अच्छी लगती हो, खाना सर्व करती हुई नहीं। मैं नहीं चाहता मेरी इतनी टैलेंटेड बेबी जो इतना माइंड लगाती है बिजनेस करने में, उस पर काम का बोझ हो। कहकर कियांश वापस खाने की प्लेट अरेंज करने लगा और उसकी बात को सुनकर जिया अपनी आंखें छोटी करते हुए मुंह बनाकर बोली, अच्छा जी कियांश, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम तो मेरे लिए इतना करते हो, प्लीज मेरी बात मानकर उस विला में रहो जो मैंने तुम्हें गिफ्ट करना चाहा था। तुम मुझसे दूर रहकर भी मेरा कितना ध्यान रखते हो। कहते हुए जिया उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि तभी उसकी बात को सुनकर कियांश उसे साफ मना करते हुए बोला, नो वे जिया, मुझे तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए, इसके अलावा नहीं तुम्हारा पैसा और ना ही कुछ और यह सुनकर जिया थोड़ा मायूस होते हुए बोली, प्रियांशु, तो मैं कौन सा तुम्हें ज्यादा दे रही हूँ, एक विला ही तो दे रही हूँ जस्ट बिकॉज तुम पूरी फैसिलिटी में रहो। तुम इस तरह इस छोटे से अपार्टमेंट में रहते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जिया की बात को सुनकर कियांश उसे समझाते हुए बोला, नहीं जिया, मुझे हर तरह के सिचुएशन में रहने की आदत है, यू डोंट वरी। और कि आज के स्वाभिमान को देखकर जिया उससे इम्प्रेस होते हुए खुश होकर बोली, यू नो वॉट कियांश, तुम्हारी यही बात तो सबसे अलग है। अगर तुम जैसा पार्टनर हो तो और कोई चीज़ मायने नहीं रखती। तुम इतने प्यारे, इतने अच्छे और ईमानदार हो, किसी भी लड़की के लिए ऐसा लाइफ पार्टनर सचमुच एक ख्वाब जैसा है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरे साथ हो। कहकर जिया प्यार से कियांश के हाथों पर हाथ रखती है। अब दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे कुछ पल बाद। और इसी तरह दोनों बातों ही बातों में खाना खा चुके थे। जिया को काम वाम नहीं आता था, वो तो शहजादियों को तरह रही थी। उसके विला में सभी तरह के सर्वेंट थे। उसके डैड ने उसके लिए सब तरह के इंतजाम कर रखे थे। वही जिया के कोई भी सर्वेंट ने उसके डैड को यह नहीं बताया था कि अब जिया ने इस विला में रहना कम कर दिया है। यहाँ के जितने भी सर्वेंट थे वो सब जिया की डैड ने ही रखे हुए थे, जो पल पल की खबर उसके डैड को देते थे। लेकिन अब जिया ने उन सब को ये कह के रोक रखा था कि अगर वह उसके डैड को ये बताएंगी तो वह उस सर्वेंट की के साथ साथ उसकी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। हालांकि घर के सभी सर्वेंट जिया के डैड से बहुत डरते थे क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक इंसान थे। वह डायमंड स्मगलर और माफिया थे जिसके कारण उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। लेकिन फिर भी वह जिया से ज़्यादा डरते थे क्योंकि जिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली और जिद्दी थी। उसे जो चीज़ पसंद नहीं आती थी वह उसे कभी भी नहीं करती थी। इसके अलावा उसने उन लोगों को उनकी फैमिली की धमकी दी थी जिससे वह लोग घबरा चुके थे। देखते ही देखते खाना फिनिश हो चुका था। अब जिया कियांश की तरफ देखते हुए बोली, वेल कियांश, काफ़ी दिनों से मैं एक बात सोच रही थी, वह ये कि हम दोनों एक दूसरे को इतने वक्त से जानते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन आज अपने बर्थडे पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे बारे में सब कुछ जो अब तक तुमने मुझसे छुपा रखा है। और जिया के सवाल पूछने पर कि आज कुछ पल सोचते हुए एक ठंडी सांस लेकर बोला, ठीक है जो हुकुम रानी साहिबा, मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। फ्लैशबैक एंड इन बातों को याद करते हुए प्रेजेंट टाइम में जिया यूं ही फर्श पर बैठे बैठे ही कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। वही दूसरी तरफ एक लड़का जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और स्ट्रांग पर्सनैलिटी का था, एक अंधेरे कमरे में कुछ कैंडल्स को जलाए हुए उसकी रोशनी में अपने एक हाथ में वाइन का ग्लास और दूसरे हाथ में जिया की फोटो लिए हुए वह से निहारत हुए अपने आप से बोला, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, तुम आज बहुत खुश होगी क्योंकि मैं जो नहीं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ बहुत जल्द होने वाला हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो मेरा तुमसे दूर रहना इम्पॉसिबल है। आज भी याद है मुझे वह दिन, काश कि तुम समझ पाती मुझे और मेरे प्यार को। मुझे तो बस तुमसे ही प्यार था और किसी चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ, मुझे सेल्फिश समझ लिया। दिस इज़ नॉट राइट मेरी जान जिया दीवान। बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब तुम मेरे साथ होगी।
कहते हुए उस लड़के के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। एपिसोड 2। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, तुम आज बहुत खुश होगी क्योंकि मैं जो नहीं हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ बहुत जल्द होने वाला हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो मेरा तुमसे दूर रहना इम्पॉसिबल है। आज भी याद है मुझे वह दिन। काश कि तुम समझ पाती मुझे और मेरे प्यार को। मुझे तो बस तुमसे ही प्यार था और किसी चीज़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ। मुझे सेल्फिश समझ लिया। दिस इज़ नॉट राइट मेरी जान। बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब तुम मेरे साथ होगी। कहते हुए उस लड़के के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। बंगलौर। नेक्स्ट डे जिया रात को रोते रोते कब सोई उसे कुछ नहीं पता चला। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह अपने आप को हर चीज़ों से बाहर निकालते हुए फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकली। कुछ ही देर बाद वह रेडी होकर नीचे डाइनिंग हॉल में अपने डैड के पास आए। उसके डैड जो कि डाइनिंग टेबल पर पहले ही उसके आने का इंतजार कर रहे थे। जिया उन्हें देखते हुए मुस्कुराते हुए उनके पास आए और अपनी साइड वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, डैड गुड मॉर्निंग। डैड। अपनी बेटी के आते ही जिया के डैड अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग माई डॉटर। सो तुमने मुझे बताया नहीं, डू यू एन्जॉय योर बर्थडे पार्टी? रात को तुम्हें नींद कैसी आई? यू आर फीलिंग वेल? जिया खाने की प्लेट अपने लिए अरेंज करते हुए मुस्कुरा कर अपने डेट के सवालों का जवाब देकर बोली, येस डैड आई डिड एन्जॉय अ लॉट, बट टुडे इज माई फ्लाइट। मैं रशिया जा रही हूँ वापस एंड थैंक्स अ लॉट मेरे लिए इतनी ब्यूटीफुल और प्यारी पार्टी अरेंज करने के लिए। और जिया की बात को सुनकर उसके डैड पूरी तरह से हैरान थे। वह अचानक ही शॉपिंग रिएक्शन देते हुए जिया से बोले, व्हाट, तुम वापस जा रही हो? लेकिन इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी हमारे पास थोड़े दिन और रुकती तो। नो डैड, मेरा रुकने का मन नहीं है। कहते हुए जिया के चेहरे पर बिल्कुल स्ट्रेट एक्सप्रेशन थे। कि तभी जिया के पापा थोड़ा मायूस होते हुए उसे समझाते हुए शिकायत करके बोल, लेकिन जिया अभी तो हमने फादर डॉटर टाइम तो एंजॉय ही नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड करने का प्लान किया था, इसके लिए अपने ऑफिस के भी कई सारे शेड्यूल कैंसिल कर दिए थे। प्लीज़ बेटा थोड़ा रुक जाओ। कहते हुए जिया के डैड उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन अपने डैड की उम्मीद पर पानी फेरते हुए जिया यूं ही अपने चेहरे पर स्ट्रेट एक्सप्रेशन लाते हुए बोली, नो डैड, मैंने कहा ना मैं फ़िलहाल नहीं रख सकती, लेकिन हाँ, फादर डॉटर टाइम एंजॉय करने के लिए आपको रशिया आना है। फिर जिया की नज़र किचन से आ रही अपनी मोम की तरफ गई, जो अपने चेहरे पर थोड़े मायूसी भरी एक्सप्रेशन लेकर उसके लिए उसकी फेवरेट वनीला आइसक्रीम उसे सर्व कर रही थी। अपने मॉम के चेहरे पर मायूस एक्सप्रेशन देखकर जिया मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा के बोली, आपको रसिया आना है और वो भी मम्मा को साथ लेके, बिकॉज मम्मा डॉटर टाइम भी तो चाहिए मुझे। जिया के इस तरह कहाँ पर फाइनली जिया की मम्मी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, लेकिन अब पापा झूठा गुस्सा दिखाते हुए मुंह बनाकर बोले, अच्छा मेरी परी, तो अब तुम अपने पापा साथ नहीं मम्मा के साथ टाइम बिताना चाहती हो? मुझे तो लगा तुम सबसे ज़्यादा प्यार मुझे ही करती हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। कहकर जिया के पापा ने मुंह फुला लिया और उनके चेहरे के रिएक्शन को देखकर जिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अब वह अपनी जगह से उठकर प्यार से अपने पापा को पीछे से हैक करते हुए मुस्कुराकर उनके टकले सर पर किस करते हुए बोली, नो डैड, मैं तो दोनों के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ। तो फिर रुकती क्यों नहीं? कहते हुए जिया की मम्मी ने मुंह बना लिया और उनकी बात को सुनकर जिया वापस अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए बोली, क्योंकि मेरा मन नहीं करता अब यहाँ रुकने का। कहते हुए जिया के चेहरे पर अब दोबारा कोई भाव नहीं थे। उसकी गहरी आंखें कुछ कहना चाहती थी, वह कहीं खोसी गई थी, जिसे देखकर जिया की मॉम धीरे से उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अंडस्को जिया बेटा, क्या तुम अब तक उसे भूल ही नहीं हो? और अब अचानक अपनी मॉम की आंखों में सवाल देखकर जिया अपने चेहरे की एक्सप्रेशन संभालते हुए अपने चेहरे को दोबारा स्ट्रेट रखते हुए बोली, मॉम कैसी बातें कर रही है? मैं कब का उसे भूल चुकी हूँ और मूव ऑन भी कर चुकी हूँ। ये बात मुझे आप लोगों को बार बार बताने या जताने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर जिया वहां से जाने को हुई कि तभी उसकी मॉम पीछे से उसे रोकते हुए थोड़ा तेज आवाज में बोली, जिसे तुम मूव ऑन कह रही हो उसे दिल बहलाना कहते हैं। मूव ऑन कर लिया होता तो आज तुम्हारा कोई ना कोई बॉयफ्रेंड जरूर होता, या फिर तुम अपनी या हमारी पसंद से किसी न किसी लड़के से शादी तो जरूर ही कर लेती। लेकिन जब भी तुमसे इस बारे में बात करते हैं तुम हमेशा बात को टाल देती हो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा बेटा? और अपनी मॉम की बात को सुनकर जिया के चलते हुए कदम रुक गए। वह बिना उनकी तरफ देखे बोली, मोम अब मुझे शादी प्यार में बिलीव नहीं रहा, अकेले रहो खुश रहो। और अब वह धीरे से पलटकर अपनी मॉम की तरफ देखकर चेहरे पर हल्की स्माइल लाते हुए बोली, ना कोई बाबू सोना, ना रोना धोना,
जिया के स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब को सुनकर उसकी मॉम एक ठंडी सांस लेते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, जिया ये सब कहने की बातें हैं, हमें कोई ना कोई चाहिए प्यार के लिए, हमारे साथ के लिए, एक ऐसा इंसान जिससे हम दिल की बात कर सके, जो हमारा हो, जिसे हमारी फिक्र हो। और यह सुनकर जिया बिना किसी एक्सप्रेशन मुस्कुरा कर अपनी मॉम डैड की तरफ देखते हुए बोली, तो इसके लिए आप सब होना मेरे साथ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक लड़का ही लड़की के सारे दुख दर्द समझता है, ये तो लोगों के दिल का वहम है, वरना सच तो यह है कि पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों की फिक्र कोई नहीं करता। और अब जिया के जवानों को सुनकर फाइनली जिया के पापा जिया की मॉम की तरफ देखते हुए उन्हें शांत करते हुए बोले, नैना अंडस तुम भी कैसी बातें लेके बैठ गई हो, अब भूल जाओ, वो सब बार बार याद करके कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ एक फरेब था जो जिया के साथ हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक ही बात को पकड़कर हमेशा बैठी रहे। जो बातें तकलीफ देती है उन्हें याद करके कोई फायदा नहीं है। और अपने डैड को अपना साथ देता हुआ देखकर जिया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह धीरे से अपने डैड को वापस पीछे से हग करते हुए बोली, या डैड यू आर राइट, नाउ आई एम गोइंग। इतना कहकर वह प्यार से अपने पापा के गाल पर किस करके वहां से चली गई। और अब जिया के जाने के बाद जिया की मॉम थोड़ा परेशान होते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोली, अंडस को जिया कभी कभी जो दिखता है वह होता नहीं है। काश कि मैं वादे से न बंधी होती तो बताती कि वो तुमसे कितना प्यार करता था। वो तुम्हारा फरेब नहीं हकीकत थी, लेकिन तुमने तो उसे अपने हाथों से। कहते हुए जिया की मॉम ने अपने ख्यालों को वहीं रोक लिया। जिया की मॉम कुछ सोच ही रही थी कि जिया के डैड उन्हें कुछ इशारा करते हैं, जिससे जिया की मॉम समझ जाती हैं। थोड़ी ही देर में जिया अपना लगेज लेकर पूरी तरह रेडी होकर अपने कमरे से निकलकर बाहर हाल में आई, जहां जिया के डैड उसका इंतजार कर रहे थे। अब वह अपने मॉम डैड के गले मिलती है तो उसके डैड थोड़ा परेशान होते हुए बोले, उद्धरण चिन्ह, जिया वहां पहुंच के ही फर्स्ट कॉल मुझे करना, बिकॉज जब तक तुम्हारा फोन नहीं आता। जिया बीच में ही बोली, आपको टेंशन रहती है, डोंट वरी डैड, आई विल कॉल यू फर्स्ट, बट आप मेरी ज़्यादा टेंशन ना लिया करो, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और फिर मुझे कोई क्या कर लेगा, मैं दी ग्रेट मनीष दीवान की सुपर स्ट्रांग और शेरनी बेटी हूँ। डरते हैं लोग आपसे। जिया के डैड मुस्कुराते हुए बोले, ये तो सही कहा, और कोई हमारी परी को चोट पहुंचाए ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर तुम पर किसी ने आंख उठाने की भी गुस्ताखी की तो मनीष दीवान उसकी जिंदगी हेल बना देगा। कहते हुए जिया के डैड की आंखों में एक अलग ही गुरूर और एटीट्यूड था, जिसे देखकर जिया के चेहरे की मुस्कान गर्व में बदल चुकी थी। ओके डैड, बाय, लव यू लॉट्स। इतना कहकर जिया जैसे ही जाने के लिए निकलती है, उसके डैड उसे रोकते हुए प्यार से बोले, अरे तुम ऐसे कहाँ जा रही हो, जरा रुको, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, इसी बहाने हमें कुछ देर और अपनी लाडली बेटी के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। अपने डैड की बात सुनकर जिया मुस्कुराते हुए कहती है, ओके डैड। अब थोड़ी ही देर में जिया के मॉम और डैड कार में उसके साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गए। यूं ही गाड़ी में बातें करते करते एयरपोर्ट तक का सफर कब पूरा हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चला। मनीष इस शहर के सबसे बड़े रईसों में से एक गिने जाते थे। उनकी गाड़ी के पीछे गाड़ियों का कई काफिला सिक्योरिटी के लिए आगे और पीछे चल रहा था। गाड़ी में जिया अपने मॉम और डैड से बातें तो कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों आज सुबह से ही जिया को एक बहुत ही अनजानी सी फीलिंग का एहसास हो रहा था। बाहर की हवाएं उसे कुछ अजीब सी बेचैनी का अनुभव करवा रही थी। न जाने क्यों उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह हवा अपने साथ कुछ अनोखा लेकर आ रही थी। कुछ पल यूं ही महसूस करने के बाद फाइनली जिया इन सभी ख्यालों को अपना भ्रम समझकर झटक देती है। कुछ ही देर में वह सभी लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, जहां जिया अपनी मम्मी पापा के गले मिलती है और उन्हें सी यू करती है। जिया जब अपनी मम्मी के गले लगाकर दूर होती है तो वह थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर जिया की मम्मी कहती है, आज मेरी बेटी की आंखों में से आंसू कैसे आ गए? तुम तो इतनी जल्दी इमोशनल नहीं होती, क्या बात है बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहते हुए उसकी मॉम थोड़ी परेशान हो रही थी, लेकिन जिया अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वह तो बस आंखों में कुछ चला गया था। खैर मैं आपको बहुत मिस करूंगी। पता नहीं क्यों लेकिन आज आपसे दूर जाने का मन नहीं हो रहा। जिया के डैड थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं, बेटा तुम रुक क्यों नहीं जाती? जिया अपने डैड को समझाते हुए बोली, अंडस को नहीं डैड, मैं रुकना नहीं चाहती, मेरे लिए मेरा काम ही सब कुछ है। अभी जिया के डैड ने उसे समझाते हुए कहा, काम यहाँ रहकर भी कर सकती हो। जिया अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए कहती है, बट मैं अब इंडिया नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे जाने दीजिए।
इतने में ही फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है। अब जिया अपने मॉम डैड को एक बार फिर हक करके उन्हें बाय कहती है और अपने फ्लाइट के लिए निकल गई। लेकिन जाते हुए भी वह बार बार पलट कर अपने मॉम और डैड को देख रही थी, ना जाने क्यों। जिया को अपने अंदर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपनी मॉम डैड से बहुत दूर जा रही है। उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी फीलिंग को इग्नोर करते हुए अपने बैग से एक मेडिसिन लेकर खुद को रिलैक्स करती है और फिर एरोप्लेन में बैठ जाती है और रशिया तक के सफ़र के लिए निकलती है। फ्लाइट में बैठने के बाद वह एक बार फिर अपने ख्यालों में खोई हुई थी और देखते ही देखते ये सफ़र कब कट गया उसे पता ही नहीं चला। कुछ घंटे बाद रशिया में एपिसोड 3 जिया अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए कहती है, बट मैं अब इंडिया नहीं रहना चाहती, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। इतने में ही फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है। अब जिया अपने मॉम डैड को एक बार फिर हक करके उन्हें बाय कहती है और अपने फ्लाइट के लिए निकल गई। लेकिन जाते हुए भी वह बार बार पलट कर अपने मॉम और डैड को देख रही थी, ना जाने क्यों। जिया को अपने अंदर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपनी मॉम डैड से बहुत दूर जा रही है। उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी फीलिंग को इग्नोर करते हुए अपने बैग से एक मेडिसिन लेकर खुद को रिलैक्स करती है और फिर एरोप्लेन में बैठ जाती है और रशिया तक के सफ़र के लिए निकलती है। फ्लाइट में बैठने के बाद वह एक बार फिर अपने ख्यालों में खोई हुई थी और देखते ही देखते ये सफ़र कब कट गया उसे पता ही नहीं चला। कुछ घंटे बाद रशिया में जिया एयरपोर्ट से निकलकर बाहर आती है, जहां एक गाड़ी पहले ही उसका इंतजार कर रही थी। इस वक्त जिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वह अपना लगेज ड्राइवर को देकर चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और खुद ही गाड़ी ड्राइव करने लगी। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद बीच रास्ते में अचानक ही जिया की गाड़ी किसी की गाड़ी से टकरा जाती है। उस गाड़ी का कलर ब्लैक था, इसके अलावा उसके मिरर भी पूरी तरह ब्लैक थे। एक्सीडेंट होते ही जिया बिल्कुल हड़बड़ा गई और वह, जो कि अब तक अपने ख्यालों में खोई हुई थी, अचानक ही होश में आते हुए अपने आप से बोली, ओह गॉड, ये क्या हो गया? मेरा ध्यान कहाँ है? आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ना चाहते हुए भी बार बार उसका ख्याल क्यों आ रहा है? कहते हुए जिया परेशान होकर फाइनली एक लंबी सांस लेकर गाड़ी से बाहर निकली और तभी सामने से दूसरी गाड़ी से भी कोई बाहर निकाला। जिया उससे अपोलोजाइज करते हुए बोली, आई एम सॉरी, वह गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया, प्लीज़ मैं आपको इसके लिए कंपनसेशन दे सकती हूँ। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? कि तभी गाड़ी से बाहर निकला इंसान बिना ज़्यादा रिएक्ट किया जिया से बोला, मैम आप कार 80 की स्पीड के ऊपर न चलाया कीजिए। वह क्या है ना, कहीं भी कभी भी हादसे हो सकते हैं, अपना ख्याल रखिए। इतना कहकर वह वापस अपनी गाड़ी में बैठकर तेज स्पीड के साथ वो गाड़ी वहां से ले गया। जिया, जो कि पहले तो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन अगले ही पल उसे होश आया कि उस इंसान ने उसे क्या कहा। वह अभी कुछ रिएक्ट करने ही वाली थी कि तभी वह गाड़ी उसकी पहुंच से काफ़ी दूर जा चुकी थी और अब जिया एक बार फिर अपने ख्यालों में गुम होते हुए अपने आप ही चलते हुए वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। उसे एक बार फिर कुछ याद आने लगा। फ्लैशबैक। एक बार रात को जिया और कियांश लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे। जिया कार को ड्राइव कर रही थी। अचानक एक बाइक उनका रास्ता कट कर देती है। जिया का इस पर ध्यान ही नहीं रहा कि तभी कियांश ब्रेक लगा देता है, जिससे एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। जिया घबराए हुई नज़रों से कियांश को देखती है, जो कि उसे ही देख रहा था। जिया कियांश के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि अब कियांश उस पर गुस्सा निकालेगा। कियांश थोड़े गुस्से से जिया पर लगभग बरसते हुए बोला, अंडस्को जिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है गाड़ी 80 की स्पीड के ऊपर ना चलाया करो, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जिया कियांश को मनाने के लिए जानबूझकर रोने वाले एक्सप्रेशन बना लेती है और मासूमियत से रोते हुए बोली, कियांश आई एम सॉरी ना, मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ हो गया था। कियांश भी जिया को अच्छे से समझता था जिया के ये तरीके उस पर काम नहीं करने वाले थे। कियांश नाक फूलाते हुए सराकास्टिक वे में बोला, अंडस्को अच्छा तो तुम मुझे गाड़ी ड्राइव करने दो और मेरी तरफ ध्यान दे लेना। तुम्हें पता है ना, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी भी चोट आए नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुमने सोचा है मेरा क्या होगा? मुझे समझ नहीं आता तुम इतनी लापरवाह हो कैसे सकती हो, और ये रोने वाले एक्सप्रेशन बनाकर मुझे ना दिखाया करो, मुझ पर ये काम नहीं करते, समझी? और यह सुनकर जिया कियांश को मनाते हुए, अरे बाबा आई एम सॉरी ना, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, प्लीज़ मान जाओ ना। देखो तुम इस तरह मुझसे नाराज होते हो ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अब कियांश स्ट्रेट एक्सप्रेशन के साथ एक ठंडी सांस लेकर सामने की तरफ देखते हुए बोला, वह तो वक्त आने पर पता चलेगा कि तुम मेरी बात को कितना सीरियसली लेती हो। आज अगर मैं सही वक्त पर ब्रेक न लगता तो कुछ भी हो जाता।
तुम अपना ख्याल रखो करो जिया, तुम्हें नहीं मालूम लेकिन तुम्हारे अंदर मेरी जान बसती है। और अब प्रेजेंट टाइम। इस बात को सोचते हुए जिया प्रेजेंट में आ जाती है। जिया के बॉडीगार्ड्स की गाड़ी भी उसके पीछे आकर ही रुकी हुई थी कि तभी जिया खिड़की के बाहर अपने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, तुमने उस गाड़ी को देखा जो अभी अभी मेरी गाड़ी से टकराया था, वह किस तरफ गया है? और यह सुनकर जिया का बॉडीगार्ड ना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं मैमा, हमने तो उन्हें नहीं देखा, आप इतनी फास्ट ड्राइविंग कर रही थी कि हमारी गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर ही रुक गई थी, हम लोग अभी अभी आए हैं। लेकिन आप ठीक तो हैं ना? ये सुनकर जिया उसी रास्ते की तरफ देख रही थी जहां वह गाड़ी गई और अब वह अपनी गाड़ी से बाहर निकालकर चाबी गार्ड के बगल में खड़े ड्राइवर की तरफ फेंकते हुए बोली, मेरे सर में दर्द हो रहा है, गाड़ी तुम ड्राइव करो। इतना कहकर वह पीछे के पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ जाती है और ड्राइवर जल्दी से हाँ में सर हिलाकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब जिया थोड़ी परेशान होते हुए अपने 2 उंगलियों से माथे को रगड़ते हुए अपने आप से बोली, आज मुझे इतनी हैवी फीलिंग क्यों हो रही है? जिया अब अपनी गाड़ी में बैठकर घर को निकल जाती है। जिया जैसे ही अपने विला में एंटर करती है, सामने देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसके ठीक सामने उसका असिस्टेंट और फ्रेंड पीयूष ने उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था, जहां विला के बीचों बीच वेलकम बैक और केक पर टू बिलेटेड बर्थडे लिखा होता है। और ये देखकर जिया अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए अपने कदम पीयूष की तरफ बढ़ाते हुए बोली, पीयूष तुम इंडिया में मेरे बर्थडे पार्टी पर क्यों नहीं आए और ये सब? तुम्हें पता तो है ना कि मुझे अपना बर्थडे मनाना ज़्यादा नहीं पसंद। पीयूष हंसते हुए तो तुमने इतनी बड़ी पार्टी कैसे अटेंड की अपने बर्थडे की? जिया उसे देखते हुए मुंह बनाकर, यार वो तो डैड नहीं माने, तुम्हें तो अच्छे से मालूम है कि मेरे बर्थडे मंथ में लास्ट टाइम क्या हुआ था। जिया प्लीज डोंट से एनीथिंग या उन सब चीज़ों को भूल जाओ, अब मूव ऑन करो, वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। ओके चलो अब केक कट करो, थोड़ा अपने फ्रेंड की खुशी के लिए ही करो। कहते हुए पीयूष उसे इंसिस्ट कर रहा था और फाइनली उसकी बात को सुनकर जिया मुस्कुराते हुए केक कट करती है। वहाँ के सभी सर्वेंट भी जिया को बर्थडे विश करते हैं। जिया मुस्कुराते हुए सबको थैंक्स कहती है। इन सब के बाद जिया पीयूष से एक्सक्यूज करके अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वह लंच करते हुए अपने डैड को कॉल करती है और उन्हें अपने सही सलामत पहुंच जाने की इन्फॉर्मेशन देती है। जिया के डैड अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर बहुत खुश थे। बातों ही बातों में उन्होंने उसे बताया, जिया बेटा कल तुम्हें एक पार्टी में जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी है। और यह सुनकर जिया अपने पापा को साफ मना करते हुए बोली, व्हाट सॉरी डैड, पर मैं इस पार्टी में नहीं जाना चाहती, आप जानते हैं ना मुझे पार्टी पसंद नहीं है, प्लीज़ जिद मत कीजिएगा। और यह सुनकर जिया के पापा उसे फोर्स करते हुए बोले, जिया डोंट बी स्टूपिड बेटा ये हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट है, 2 सालों से लीगल वर्ल्ड के साथ साथ इनलीगल वर्ल्ड में भी इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, तो तुम्हें हमारी तरफ से पार्टी अटेंड करना ही होगा, क्योंकि मैं अपने इतने इम्पोर्टेंट क्लाइंट को नाराज नहीं करना चाहता। और यह सुनकर जिया सड़ा हुआ था मुंह बनाते हुए बोली, डैड क्या मेरे बिना जाए नहीं चल सकता? I mean, हम उन्हें कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट सेंड कर देते हैं। और यह सुनकर जिया के पापा अपनी बात पर जोर देते हुए बोले, उद्धरण चिन्ह डॉट, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं कभी तुम्हें फोर्स करता ही नहीं, अपने डैड पे इतना तो बिलीव करो और पार्टी में जाओ, समझी? और अभी जिया ना चाहते हुए भी एक ठंडी सांस लेकर हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, ओके डैड। और अब कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद इंडिया में जिया के डैड और मॉम रूम में थे। जिया के डैड उसकी मॉम की तरफ देखते हुए बोले, नैना अब तो तुम खुश हो ना? अब जिया की मॉम नैना जी मिले जुले भावों से बोली, खुश तो तब होंगी जब मेरी बेटी पहले के जैसे हो जाएगी। वो अब जो भी कर रही है हम सब की खुशी के लिए कर रही है, पर इन सब के बीच वह अपने आप को तो भूल ही गई है। और यह सुनकर जिया के पापा भी गंभीर भाव से एक ठंडी सांस लेते हुए बोले, तुम सही कह रही हो नैना, मैं भी अपनी पहले वाली जिया को बहुत मिस करता हूँ। कभी कभी तो मुझे खुद के डिसीजन पर गुस्सा आता है कि काश मैंने जिया की आइडेंटिटी हाइड ना रखी होती। मैं अपनी प्रिंसेस को लेकर इतना प्रोटेक्टिव था, फिर भी मुझसे गलती हो गई। कहते हुए वह काफ़ी मायूस हो रहे थे और अब नैना जी उन्हें समझाते हुए बोली, अरे आप अपने आप को क्यों दोष दे रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं थी जी, आपको क्या पता था कि हमारे दुश्मन यहाँ तक सोच कर बैठे थे? मनीष जी अचानक ही थोड़ा परेशान होते हुए बोले, नैना तुम्हें पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? कि मैं उस लड़के की रियल आइडेंटिटी के बारे में अभी तक पता नहीं कर पाया।
हर एक दिन मेरे और हर्ष के लिए ये बात चैलेंजिंग साबित होती जा रही है। ऐसा लगता है सब कुछ सामने होते हुए भी नजर नहीं आ रहा। बस मैं इतना चाहता हूँ जया की लाइफ में जो भी आए उसे बिना किसी कंडीशन के प्यार करे। कहते हुए मनीष जी के चेहरे पर काफी गंभीर एक्सप्रेशन से जिसे देखकर नैना जी उन्हें शांत करते हुए बोली, अच्छा वह सब पुरानी बातों को छोड़िए और अब सो जाए, ज्यादा सोचेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नैना जी के कहने पर मनीष जी अचानक ही कुछ याद करते हुए बोले, एक मिनट नैना, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, आप सो जाए, मैं बालकनी में जाकर आता हूँ। जया के पापा बालकनी में जाकर अपने आप से बात करते हुए कहते हैं, मुझे जिस तरीके से उस लड़के की आइडेंटिटी नहीं मिल रही, जरूर या तो वो हमसे भी बड़े माफिया के घर से बिलोंग करता है या फिर जरूर कुछ तो है जो मेरी पहुंच से दूर है, लेकिन ऐसी कौन सी फैमिली है जो मेरी नज़रों से परे है। अभी मैं ये बात अपनी फैमिली को नहीं बता सकता, इनका डर बढ़ जाएगा और मैं अपनी फैमिली को डर में जीते हुए नहीं देख सकता। अब जया के पापा अपने मोबाइल फोन से असिस्टेंट से बात करते हुए बोले, अनिल कुछ पता चला? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा जो मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं एक बात के लिए श्योर हूं, ऐसे कोई भी माफिया नहीं है जो हमारे टच में ना हो। मैंने लगभग हर एक की डिटेल निकाली है लेकिन उसमें कहीं भी इस इंसान का जिक्र नहीं है। और यह सुनकर मनीष जी के चेहरे की एक्सप्रेशन डार्क होने लगे। वह गुस्से से दांत पीसते हुए कोल्ड वॉइस में बोले, तो पता करो ये सब किसका किया धरा है, मुझे जल्द से जल्द उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब मनीष जी कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं और थोड़ा परेशान होते हुए अपने आप से बोले, आखिर ऐसा कौन है जो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी के दिल से खेल गया। कहने को तो हम सबसे बड़े माफिया है, लेकिन इस मिस्ट्री को लेकर मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगा हूँ। बस एक बार वह मेरे सामने आ जाए, उसके बाद तो उन लोगों को पछताने का मौका नहीं दूंगा। मुझे तो इस बात पर सोचकर और भी गुस्सा आता है कि वो इंसान मेरी बेटी की सारी खुशियां ले गया। पता नहीं ऐसा क्या जादू किया कि अब वो शादी और प्यार के नाम से भी डरने लगी है। मैं अपना बदला तो ले लूंगा, लेकिन ऐसा क्या करूं कि मेरी बेटी पहले की तरह खुश हो। अगर इस चीज की कीमत मेरी जान भी होती तो मैं दे देता। कहते हुए मनीष जी के चेहरे पर एक बार फिर मायूसी आने लगी। वह सचमुच अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, दुनिया के हर बाप की तरह वह भी सिर्फ अपनी बेटी की खुशी ही चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ जया अपना डिनर करती है और अपने रूम में जाती है। जैसे ही वो अपने रूम में जाती है, अचानक ही उसके पर अपनी ही जगह पर जम गए। उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। उसने अपनी नज़र पूरे कमरे में दौड़ाते हुए कमरे की लगभग हर एक चीज को ध्यान से निहारना शुरू कर दिया। वह एक पल के लिए पूरे रूम को देखती है, सब चीजों को चेक करती है और फिर थोड़ा नर्वस होते हुए अपने आप से बोली, यह मेरा कमरा, मुझे आज अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह। जया कुछ सोचते सोचते रुक गई और अब अपने सर पर टिपली मारते हुए एक ठंडी सांस लेकर अपने आप से बोली, ओह गॉड, मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वह यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वह तो। कहते हुए उसने अपने ख्यालों को वहीं रोक लिया और अब शावर लेकर हमेशा की तरह अपनी नाइट ड्रेस पहनकर कुछ स्लीपिंग टैबलेट लेकर वह सोने के लिए बेड पर लेट गई। लेकिन अब नींद भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लेकिन बड़ी ही मुश्किलों के बाद देखते ही देखते रात के न जाने किस वक्त उसे नींद आ गई। नेक्स्ट डे जया हमेशा की तरह अपने रूटीन को फॉलो करते हुए जॉगिंग और एक्सरसाइज करती है। इसके बाद वह फ्रेश होने बाथरूम में गई और थोड़ी ही देर में क्लोजेट रूम में अपनी ड्रेस पहनने के लिए चली गई। अपनी ड्रेस पहनकर वह जैसे ही बाहर आए, अचानक एपिसोड 4, यह मेरा कमरा, मुझे आज अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह। जया कुछ सोचते सोचते रुक गई और अब अपने सर पर टिपली मारते हुए एक ठंडी सांस लेकर अपने आप से बोली, ओह गॉड, मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वह यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वह तो। कहते हुए उसने अपने ख्यालों को वहीं रोक लिया और अब शावर लेकर हमेशा की तरह अपनी नाइट ड्रेस पहनकर कुछ स्लीपिंग टैबलेट लेकर वह सोने के लिए बेड पर लेट गई। लेकिन अब नींद भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लेकिन बड़ी ही मुश्किलों के बाद देखते ही देखते रात के न जाने किस वक्त उसे नींद आ गई। नेक्स्ट डे जया हमेशा की तरह अपने रूटीन को फॉलो करते हुए जॉगिंग और एक्सरसाइज करती है। इसके बाद वह फ्रेश होने बाथरूम में गई और थोड़ी ही देर में क्लोजेट रूम में अपनी ड्रेस पहनने के लिए चली गई। अपनी ड्रेस पहनकर वह जैसे ही बाहर आए, अचानक एक अलमीरा पर उसकी नज़र पड़ती है। उस सामान को देखकर जया अपने आप से बोली, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ कि लाख कोशिश करने के बावजूद मैं खुद को ना तो तुम्हारी यादों से अलग कर पाई और ना ही तुमसे जुड़ी हुई चीज़ों से। इतना कहकर उसकी आंखों में कुछ इमोशंस उभर आए जिसे वह किसी तरह संभाल कर एक ठंडी सांस लेकर तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गई।
वह जैसे ही अपने रूम से बाहर निकली, अचानक ही उसे अपने कमरे के दरवाजे पर एक पेपर नोट पड़ा हुआ मिला। उसने वह पेपर नोट उठाया और जैसे ही उसे पढ़ा, उसे पढ़ते ही वह अचानक ही सन रह गई, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था, आई एम बैक। जिया का माइंड कुछ देर के लिए काम करना बंद कर गया था। वो जल्दी से अपनी नज़र आसपास घुमा कर देखने लगी, क्या कहीं किसी सर्वेंट ने ये पेपर नोट छोड़ा है। लेकिन उसने ध्यान दिया, ये हैंडराइटिंग उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी, और उसके सर्वेंट भी इसकी इजाज़त के बिना उसके फ्लो के एरिया तक नहीं आते थे। उसे आसपास कोई नज़र भी नहीं आया। उसने कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा, ये हैंडराइटिंग, ये तो बिल्कुल। कहते हुए वह घबराकर अपना सलाइवा गटकने लगे और फिर थोड़ा परेशान होते हुए अपने आप से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं पापा को कॉल करती हूँ। न नहीं नहीं, पहले पीयूष को फ़ोन करती हूँ, उससे पूछ तो लूँ मेरे रूम में कोई आया था क्या। हो सकता है ये किसी सर्वेंट का काम हो। इस वक्त जिया की हालत खराब हो रही थी, उसके माथे पर पसीना आ रहा था। वह जल्दी से अपने कमरे में आकर अपना मोबाइल लेकर पीयूष को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ पीयूष के फ़ोन पर रिंग जाती है, लेकिन वो उठाता नहीं है। बार बार कॉल ट्राई करने के बाद भी पीयूष ने कॉल रिसीव नहीं की और अब जिया को एक अनजाना डर खेलने लगा। वह थोड़ा परेशान होकर घबराते हुए अपने आप से बोली, ये पीयूष कॉल क्यों नहीं उठा रहा, सब ठीक तो होगा ना। कहीं वह सचमुच तो उसने पीयूष को कुछ कर तो नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं और मेरी फैमिली कितनी मुश्किल से संभले हैं, क्या करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी टाइट सिक्योरिटी में कोई कैसे आ सकता है। मेरे मन करने के बाद किसी सर्वेंट की इतनी हिम्मत भी नहीं कि मेरी इजाज़त के बिना यहाँ आ सके, क्योंकि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यह अचानक क्या हो रहा है, इसका जवाब मुझे कहाँ मिलेगा। नहीं, मुझे घबराना नहीं चाहिए। जिया ठंडे दिमाग से काम ले, ये तेरी गलतफहमी भी हो सकती है। हो सकता है ये तेरी गलतफहमी हो और किसी शरारत हो। पहले मैं बाहर से पता करूं कि कोई न्यू पसंद आया था घर में या नहीं। ये सब सोचते हुए जिया एक बार फिर ठंडी सांस लेकर तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसको तो ऐसा लग रहा था जैसे डोर खोलेगी और सामने कियांश मिलेगा। जिया किसी तरह हिम्मत जुटाकर कॉरिडोर के रास्ते होते हुए पूरे विला में अपनी नज़र घुमा रही थी, जैसे मानो वह किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, जिसे वह किसी तरह संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब वह पूरे विल को अच्छे से देखती है, बाहर विला में उसे सब सही लगता है। अभी जिया को गुस्सा आने लगा था। वह सीढ़ियों के रास्ते होते हुए नीचे की तरफ आए और एक तेज आवाज के साथ लगभग गरजते हुए वह अपने सभी सर्वेंट को आवाज देती है, रामू काका, रमेश, मजनू भाई, शांतताई, इमली, पीटर, मार्गरीटा, थॉमस। और अब जिया की कड़कती हुई आवाज को सुनकर विला में मौजूद सभी सर्वेंट और गार्डनर, घर में काम करने वाला हर एक वर्कर तेजी से दौड़ते हुए उसके सामने आकर खड़े हो गए। यस मैडम, आपने बुलाया। मैडम के बच्चे, तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है। मेरे मन करने के बावजूद तुम लोगों में से किसकी हिम्मत हुई मेरी जानकारी के बाहर मेरे फ्लो पर आने की, वह भी मेरे कमरे तक। आखिर कौन है जिसे अपनी जिंदगी और नौकरी की चिंता नहीं है, जवाब दो मुझे। और जिया के सवाल पर सभी सर्वेंट घबराते हुए एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सभी जल्दी से नामे कर हिलाने लगे और अब शांतताई, जो कि वहां सबसे बूढ़ी थी और जिनकी जिम्मेदारी यहाँ पर सभी सर्वेंट को संभालना था, यानी वह यहाँ सर्वेंट की हेड थी, वह जिया के पापा की बहुत ही विश्वास पात्र थी। उन्हें खास जिम्मेदारी मिली थी जिया का ख्याल रखना। कि वह घबराते हुए आगे जाकर जिया से बोली, जिया बेबी, या कैसी बातें कर रही हैं। आपके कमरे तक तो कोई भी नहीं आया था, क्योंकि मैंने पहले ही सबको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि मेरी इज्जत के बिना वहाँ कोई नहीं जाएगा। वैसे भी अगर कोई काम होता है तो ज़्यादातर मैं ही आपके कमरे में आती हूँ, पर सुबह से मैं भी वहाँ नहीं आई। कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या बेबी। और शांतताई की बात को सुनकर जिया जल्दी से हड़बड़ाते हुए गुस्से में बोली, हाँ वह पेपर। कहते कहते उसने अचानक ही अपने शब्दों को रोक लिया और अब वह कुछ सोचते हुए अपनी बात को संभाल कर बोली, नहीं कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई आया था। खैर, आगे से ध्यान दीजिएगा। नाउ गो बैक योर वर्क। जिया अभी कुछ परेशान थी कि तभी पीयूष, जो कि दरवाजे से आते हुए लगभग यह नज़ारा देख चुका था, थोड़ा कंफ्यूज होते हुए जिया से बोला, व्हाट हैपन जिया, तुम कुछ परेशान लग रही हो। और अब अचानक अपने सामने ही पीयूष को देखकर जिया अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाए और तुरंत ही दौड़कर पीयूष के पास जाती है और घबराकर उसके सीने से लगकर रोते हुए बोली, पीयूष, वह वापस आ गया, वह वापस आ गया, वह वापस आ गया है पीयूष। और जिया की इस बात को सुनकर एक पल के लिए तो पीयूष भी ब्लैक हो गया।
उसे पहले तो समझ नहीं आया वह कैसे रिएक्ट करे, लेकिन फिर वह जिया को समझाते हुए कहता है, जिया ऐसा कुछ नहीं है, ये शायद तुम्हारे मन का वहम है। वह कैसे आ सकता है, वह तो कि तभी जिया रोते हुए उसके सीने से अलग हुई और अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, नहीं नहीं पीयूष, वह वापस आ गया है, मेरा दिल कहता है कि वह वापस आ गया है। मुझे अपने अंदर एक अजीब बेचैनी, एक अजीब घबराहट हो रही है। और तुम्हें पता है अभी अभी मेरे रूम में एक चिट पड़ी थी जिस पर लिखा था आई एम बैक। वह आ गया है पीयूष, वह वापस आ गया है। जिया को अपनी बात पर इतना भरोसा था कि उसकी बात को सुनकर पीयूष उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, ओके तो चलो मैं तुम्हारे रूम में देखता हूँ कौन सी चिट है। हाँ हाँ तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कहते हुए जिया पीयूष का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगी और जाते हुए उसने रास्ते में पीयूष से कहा, यू नो पीयूष, मुझे 2-3 दिन से ऐसा फील हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, मेरे पर नज़र रखे हुए हैं। मुझे पक्का भरोसा है कि यह कोई धोखा नहीं है, वह सचमुच आ गया है पीयूष, और अब वह मुझे। कहते हुए जिया घबरा रही थी कि तभी पीयूष उसकी बात को सुनकर हैरान होते हुए बोला, वॉट जिया, अगर तुझे ऐसा पहले से महसूस हो रहा है तो फिर तू अब तक खामोश क्यों थी, तूने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? जिया घबराते हुए, तब मुझे भी यही लगा था कि यह मेरे मन का वहम होगा, लेकिन अब। कहते हुए जिया काफी घबरा रही थी तो पीयूष उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत करते हुए बोला, ओके तुम घबराओ मत, अगर ऐसा है तो हम मामले को जरूर हैंडल करेंगे, पहले मुझे वह चिट दिखाओ। कहते हुए वह दोनों कमरे में आए जहां जिया पीयूष को सामने एक टेबल की तरफ इशारा करती है जहां एक पेपर नोट रखा हुआ था। पीयूष जल्दी से वह पेपर नोट उठाकर देखता है और फिर जिया को समझाते हुए बोला, जिया हो सकता है ये तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया हो, तुम टेंशन मत लो और अपनी रिलैक्समेंट टैबलेट ले लो और रिलैक्स करो, शाम को हम पार्टी में चलेंगे, मुझे पूरा यकीन है वहां चलकर तुम अच्छा फील करोगी। और जहां तक बात है इस पेपर नोट की तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस बात पर जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह रोते हुए कहती है, अब बिगाड़ने को बचा ही क्या है, मेरा दिल, मेरी जिंदगी, सब कुछ तो बिगाड़ दिया उसने। मैं जिंदगी जी नहीं रही हूँ, मैं काट रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने मॉम डैड और भाई के लिए, वरना मैं कब की मार गई होती। और जिया के मुंह से यह शब्द सुनकर पीयूष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसने तुरंत ही उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसे शांत करते हुए बोला, शश खबरदार, ऐसी बातें नहीं करते, मेरे तुम्हारे दुश्मन। जिया तुम्हें घबराने या कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा, तुम चलो और अब थोड़ा रिलैक्स कर लो। शाम को हमने पार्टी में भी तो जाना है और उसके लिए तुम्हें फ्रेश और एनर्जेटिक दिखना जरूरी है, सो नाउ बी ए गुड गर्ल एंड गेट रिलैक्स, एवरीथिंग गोना बी अ फाइन। ओके। इतना कहकर वह उसे एक गिलास पानी पिलाकर बिस्तर पर आराम से लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर उसके सर को प्यार से थपथपाते हुए कुछ देर बाद वहां से चला गया। पीयूष के जाने के बाद जिया रूम में अकेली थी और अब वह सीलिंग को निहारते हुए अपने आप में कहीं खो सी गई। फ्लैशबैक। एक बार जिया की कियाश से एक दिन बात नहीं हुई थी क्योंकि उसके घर में पार्टी थी और वह काफ़ी बिजी थी, और क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से अपनी डेटिंग के बाद छुपी थी, उसे वक्त ही नहीं मिला कि वह कियांश से बात कर सके। लेकिन रात को पार्टी खत्म होने के बाद वह जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए आए, अचानक ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि उसके ठीक सामने कियांश खड़ा था। उसे देखकर तो जिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वह परेशान होते हुए जल्दी से उसके पास आकर हड़बड़ाते हुए बोली, कियांश तुम यहाँ कैसे आए, कब आए, तुम्हें पता भी है किसी को पता चल गया तो क्या हो सकता है, इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद तुम मेरे रूम तक पहुंचे कैसे? कहते हुए वह काफी परेशान हो रही थी कि तभी उसकी बात को सुनकर कियांश अपने चेहरे पर एक एटीट्यूड स्माइल लिए उसकी खबर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब करता है और अब उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को अपनी उंगली में उलझाकर उनके साथ खेलते हुए मुस्कुराते हुए बोला, जिया मेरी जान, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी यह सिक्योरिटी मुझे तुमसे मिलने से रोक सकती है? तुम नहीं जानती मैं कियांश कपूर हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी सिक्योरिटी और कोई भी बंदिशें मुझे तुमसे मिलने से नहीं रोक सकती। तुम अगर धरती में भी छुप जाओ या आसमान में खो जाओ, मैं फिर भी कहीं ना कहीं से तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। तुम नहीं जानती तुम्हारे लिए मेरी दीवानगी, तुम तक पहुंचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं और दुनिया के किसी भी खतरे से टकरा सकता हूं, गॉट इट? कहते हुए इस वक्त कियांश की आंखों में एक जुनून और पागलपन था जिसे देखकर जिया काफी परेशान और घबराने लगी। वह उसे डांटते हुए बोली, कियांश आर यू गोइंग मैड? यू थिंक दिस इज अ जोक? अरे तुम्हें क्या ये जेल की कुछ सलाखें लगते हैं जिसे तोड़ने पर तुम्हें सिर्फ कुछ सजा मिल सकती है? नहीं कि आज ये कोई जेल का जेल नहीं है, बल्कि यह मेरे डैड की बनाई हुई
वह मिलिट्री बेस है जिसे पार करने का मतलब सिर्फ मौत है। अगर तुम्हारे यहाँ आने के बारे में मेरे डैड या भाई को जरा भी भनक लगी या उनके किसी भी आदमी को पता चला तो वह तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बल्कि सीधा तुम्हें ठोक देंगे। और जया की बात को सुनकर कियांश बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपनी आंखों में जुनून लिए बोला। कियांश कपूर किसी से डरता नहीं है और जो कियांश कपूर को मार दे ऐसा कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ। कहते हुए वह प्यार से उसके गालों पर किस करने लगा और उसकी बातों को सुनकर जया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन इसके बावजूद वह मुंह बनाते हुए थोड़ा इतरा कर बोली, अच्छा इतना कॉन्फिडेंट हो। जहाँ तक तुमने अपने बारे में मुझे बताया है और मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, फिर भी इतना एटीट्यूड स्ट्रेंज ना। और यह सुनकर कियांश यूं ही मुस्कुराते हुए उसके होठों पर लाइट किस करते हुए उसकी आंखों में झांक कर बोला, मिडिल क्लास हाई क्लास ये क्लास कुछ मायने नहीं रखते, मैंने तो रखता है इंसान का जिगरा जो वह पैदा होते ही अपने साथ लेकर आता है। और तुम्हारे कियांश कपूर का जिगर औलाद की तरह है जिसका एहसास तुम्हें जरूरत पड़ने पर जरूर होगा, समझी। और कियांश की आंखों में एक जुनून और पागलपन को देखकर जया उसकी बातों से थोड़ा घबराने लगी थी, लेकिन फिर भी वह बात को लाइट वे में लेते हुए बोली, ओह कम ऑन कियांश, तुम अपना एटीट्यूड कम दिखाया करो, मुझे ना तुमसे कई बार डर लगने लग जाता है। पता नहीं क्यों तुम्हारे अंदर से मुझे कभी कभी एक अजीब सी वाइब आती है। और यह सुनकर कियांश अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए जया को अपनी अजीब सी नजरों से नीचे से ऊपर तक देखते हुए काफी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, उद्धरण चिन्ह, अभी तो मेरा थोड़ा सा एटीट्यूड तुमसे नहीं संभाल जा रहा मेरी जान, तब क्या होगा जब पूरा का पूरा कियांश कपूर तुम्हारे सामने आएगा। मुझे तो डर है कहीं तुम अपने होश न गवा बैठो, क्योंकि मेरे अंदर तो और भी बहुत एटीट्यूड है जो अभी तुम्हारे सामने ही नहीं आया। जया की आज की बात को सुनकर थोड़ा अजीब तरीके से उसे देखने लगी, जैसे मानो उसे कुछ अजीब सी वाइब आ रही थी कि तभी कि आज अपनी बात को संभालते हुए बहुत ही प्यारे तरीके से मुस्कुरा देता है। और उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर जया भी पूरे एटीट्यूड के साथ मुस्कुराते हुए बोली, कोशिश भी मत करना कियांश कपूर, क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए कि मैं भी जया दीवान हूँ, द फेमस माफिया और बिजनेसमैन मनीष दीवान की लाडली बेटी। बिकॉज फर्स्ट थिंग इज मनीष दीवान की बेटी, जो खुद इतना एटीट्यूड रखती है, जिसका एटीट्यूड झेलना लोगों को भारी पड़ता है, वह भला तुम्हारा एटीट्यूड कैसे बर्दाश्त करेगी। कि तभी कियांश उसकी बातों को काटकर उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए काफी एटीट्यूड के साथ अपनी डिप और मैग्नेटिक वॉइस में बोला, और सेकंड थिंग इज आज मैं तुम्हें बताता हूँ, उद्धरण चिन्ह। जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ पहली बार जरूर होता है, जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा, वह तो कहीं भी कभी भी कुछ भी दिखा सकती है। तो मेरी जान मेरी जया दीवान, तुम भी अपने इश्क कियांश कपूर के एटीट्यूड को झेलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द वह दिन आने वाला है। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए उसकी छोटी सी नाक को खींच देता है, जिसके बाद जया का मुंह बन गया और वह मुंह बनाते हुए अपनी नाक सहलाने लगी। है कियांश, कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरी नाक, आई लव दैट मेरी जान जया दीवान। कहते हुए कियांश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। जया जो कि सोने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसकी आंखें खुलती है और वो अचानक ही फूट फूट कर रोने लगती है। क्यों कियांश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, क्यों दिया तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा। जया रोते हुए अचानक ही अपने आपे से बाहर होने लगी और अब वह कमरे में लगभग सभी सामान बुरी तरह तोड़ने फोड़ने लगी। इसके साथ ही उसे जोर जोर से चीख से चिल्लाते हुए बोली, नहीं तुम वापस नहीं लौट सकते, तुम वापस नहीं लौट सकते, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, सुना तुमने। आई हेट यू। जया रोते हुए अपना सिर पकड़ लेती है। वही दूसरी तरफ एक सीक्रेट डार्क कमरे में जया को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि कोई है जो उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए है, और उसके इस पागलपन को देखकर उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल है। वह इंसान जिसकी आंखें इस वक्त बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और सुर्ख लाल लग रही थी, अपने दांतों के बीच सिगरेट दबाए उसके कश लेते हुए चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बहुत ही सेडिक्टिव वॉइस में अपने आप से बोला, ओ माय गॉड मेरी जान, तुम तो मेरे जिक्र से ही डर गई, तो फिर मुझे तो डर है कि तब क्या होगा जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे होश ही उड़ जाएं। तो चलो क्यों ना तुम्हारे होश उड़ा ही दिए जाएं। तुम्हारे इस इंतजार को भी खत्म करते हैं, बहुत हो गया चूहा बिल्ली का खेल। अब तो शतरंज की बाजी भी बिछेगी और उस पर मोहरे भी होंगे। हा मेरी जान जया दीवान, आ रहा है तुम्हारा दीवाना तुम्हारे होश उड़ाने।
कहते हुए वह इंसान अपनी रिलैक्सिंग चेयर पर बहुत ही स्टाइल के साथ धीरे धीरे हिलने लगा। वह अपनी आंखें बंद कर सिगरेट की कश लेते हुए अपने सर को हेड रेस्ट के सहारे टीका लेता है। एपिसोड 5। अपने दांतों के बीच सिगरेट दबाए उसके कश लेते हुए चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बहुत ही सेडिक्टिव वॉइस में अपने आप से बोला, ओ माय गॉड मेरी जान जिया दीवान, तुम तो मेरे जिक्र से ही डर गई। तो फिर मुझे तो डर है कि तब क्या होगा जब मैं तुम्हारे सामने आऊँगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे होश ही उड़ जाएं। तो चलो क्यों ना तुम्हारे होश उड़ा ही दिए जाएं। तुम्हारे इस इंतजार को भी खत्म करते हैं। बहुत हो गया चूहा बिल्ली का खेल, अब तो शतरंज की बाजी भी बिछेगी और उस पर मोहरे भी होंगे। हा 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 मेरी जान जिया दीवान, आ रहा है तुम्हारा दीवाना तुम्हारे होश उड़ाने। कहते हुए वह इंसान अपनी रिलैक्सिंग चेयर पर बहुत ही स्टाइल के साथ धीरे धीरे हिलने लगा। वह अपनी आंखें बंद कर सिगरेट की कश लेते हुए अपने सर को हेड रेस्ट के सहारे टीका लेता है। कुछ देर बाद जिया बस यूं ही अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अचानक ही उसका मोबाइल फोन रिंग करता है और फोन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर को देखकर जिया एक झटके में उसे उठा लेती है क्योंकि यह उसके डैड का फोन था। यस डैड। और तभी जिया को दूसरी तरफ से अपने डैड की मुस्कुराती हुई आवाज आई, कैसी है मेरी प्रिंसेस। जिया बुझी हुई आवाज में बोली, आई एम फाइन डैड, आप कैसे हैं और इस वक्त कैसे याद किया। तुम्हारी आवाज सुन ली तो आई एम ऑल्सो गुड मेरी जान, लेकिन ये क्या, आज तुम्हारी आवाज बुझी बुझी क्यों लग रही है, सब ठीक तो है ना। कहते हुए मिस्टर दीवान थोड़ा परेशान लग रहे थे कि तभी जिया यूं ही मायूसी से अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा देती है और अपने पापा से बोली, कुछ नहीं डैड बस ऐसे ही। वैसे डैड क्या मैं आपसे एक बात पूछूं। जिया के सवाल पर मिस्टर दीवान तुरंत ही चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए बोले, ऑफ कोर्स माय डियर, इसमें भी कोई परमिशन लेने की जरूरत है। पूछो तुम्हें क्या पूछना है। और अपने डैड की परमिशन मिलते ही जिया एक ठंडी सांस लेकर यूं ही बालकनी से बाहर गार्डन का नजारा देखते हुए कोल्ड वॉइस में बिना किसी एक्सप्रेशन बोली, डैड वो कियांश मर गया था ना। और अब जिया के अचानक किस तरह सवाल पूछने पर जिया के डैड पहले तो काफी हैरान हुए, लेकिन फिर अपनी हैरानी को छुपाते हुए थोड़ा रिलैक्स होकर बोले, जिया क्या बात है बेटा, तुम अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही हो। कुछ नहीं डैड, बस मुझे जानना है, प्लीज आंसर मी, वह मारा था या नहीं। और जिया के दोबारा सवाल पूछने पर फाइनली मिस्टर दीवान एक ठंडी सांस लेकर अपनी आंखें बंद किए हुए हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए बोले, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था बेटा, वह अब इस दुनिया में नहीं है और अब वह तुम्हारा कुछ नहीं लगता। तुम्हें उसे भूलना होगा। लेकिन क्या अब तुम मुझे बताओगी कि आखिर इतने दिनों बाद तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो। अपने डैड के सवाल को सुनकर जिया उनसे बिना कोई बात छुपाए बालकनी की रेलिंग के कोने को अपने हाथों की मुट्ठी में जकड़ते हुए अपनी आंखें बंद किए बोली, कुछ नहीं दादा, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे सुबह से ही कुछ अनईजी फील हो रहा है, बस इसीलिए दिल किया कि। और अपनी बेटी के जवाब को सुनकर मिस्टर दीवान फाइनली अपने चेहरे पर एक थी किसी मुस्कान लिए एक ठंडी सांस लेकर उसे समझाते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अच्छा सुनो, तुम मल्होत्रा की पार्टी में जो बाहर जाओगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तुम ज्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं हो ना, इसलिए शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस हो रहा है। खैर मैं कॉल रखता हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय बेटा। बाय डैड। कहकर जिया ने भी कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अपने पापा से बात करके फाइनली उसे कुछ रिलैक्स फील हो रहा था। थोड़ी ही देर में शाम के 7 बजे बज गए और जिया पूरी तरह रेडी होकर अपनी गाड़ी में बैठकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ पीयूष के अपार्टमेंट की तरफ चली गई और थोड़ी ही देर में वह उसके फ्लैट के नीचे उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि पीयूष रेडी होकर जिया के साथ ही जाने वाला था। थोड़ी ही देर में वह रेडी होकर जल्दी से गाड़ी में आते हुए बोला, ओ सॉरी मुझे आने में देर हो गई। वह दरअसल इट्स ओके, तुम लड़कियों की तरह टाइम लगाते हो तैयार होने में। डोंट टी वरी, इस बार तुम्हें कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो जरूर मिल जाएगी अगर तुम्हारी हरकतें अच्छी रही तो। कहते हुए जिया लगभग उसका मजाक उड़ा रही थी और पीयूष का मुंह बन गया। अब ड्राइवर ने गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया और तभी पीयूष कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा जिया अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारी अंकल से बात हुई। हाँ मैं अब ठीक हूँ और मेरी डैड से बात हो गई है, जस्ट रिलैक्स, मुझे भी लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा था। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अंडस्को जिया के पापा वापस अपने असिस्टेंट अनिल को फोन लगाते हैं। अनिल काम कहाँ तक पहुँचा, तुम जानते हो ना यह इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कितनी जरूरी है। कहते हुए जिया के पापा के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ठंड थे और उनकी बात को सुनकर अनिल चेहरे पर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाते हुए बोला, विस्मयादिबोधक चिन्ह .. उद्धरण चिन्ह। सर हम सच्चाई के बहुत करीब है।
आप यकीन नहीं करेंगे, जिस काम के लिए मैं पिछले 2 साल से लगा हुआ था आज शायद वो पूरा हो जाएगा। मैं अपनी की जान लगाकर बस इसी काम में लगा हुआ हूँ। आप सिर्फ मुझे 2 घंटे दे दीजिए, उस लड़के की सारी रिपोर्ट आपके सामने होगी। लेकिन सर, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ तो है जो बहुत अजीब है, इसीलिए प्लीज़ आप जया मैडम की सिक्योरिटी को लेकर कोई भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये कैसे जितना आसान लग रहा है इतना आसान है नहीं, वरना मुझे इस शख्स के बारे में पता करने में इतना वक्त नहीं लगता। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए तुम मेरी बेटी की चिंता मत करो। मैंने जिया की फुल सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा है। मेरे मोस्ट पावरफुल गार्ड साई की तरह हर वक्त मेरी बेटी की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। तुम बस अपना काम करो, मुझे जल्द से जल्द यह इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझे? ओके सर, कहकर मिस्टर दीवान के असिस्टेंट अनिल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अब मिस्टर दीवान, जो कि अपने ऑफिस की बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर एक बड़े से कांच के विंडो के ठीक सामने खड़े थे, इस वक्त उनके चेहरे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन थे। न जाने उनकी आंखों में कैसे बेचैनी थी। वहीं दूसरी तरफ रूस में जया और पीयूष कार में बातें करते हुए पार्टी वेन्यू में पहुंच चुके थे। यहां पहुंचकर जया और पीयूष एंट्रेंस पर जाते हैं। इस वक्त उन लोगों के साथ जया के सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे, जिनके हाथों में हथियार थे। जया अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ है। जैसे ही एंट्रेंस पर पहुंची तो जया के गार्ड को उसके साथ एंट्री नहीं मिली, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि वह लोग इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड और वेपन्स को अंदर जाने नहीं दे सकते। लेकिन जया, जिसे तो पहले ही इस पार्टी में जाने का दिल नहीं था, ऊपर से यहाँ के रूल्स देखकर वह अपना मन वापस उस पार्टी से जाने का बना लेती है, क्योंकि जैसे जैसे वह पार्टी वेन्यू को देख रही थी उसे फीलिंग बहुत ही अलग आ रही थी। लेकिन तभी पीयूष मनीष दीवान जी को कॉल करता है। हेलो सर, आपके ऑर्डर के हिसाब से मैं और जया मल्होत्रा की पार्टी में आए थे, लेकिन यहाँ ना तो फोन अलाउड है, ना ही गार्ड्स और ना ही वेपन। हमें अब समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। कि तभी मिस्टर दीवान फोन जया को देने के लिए कहते हैं। जया को फोन दो। यस सर। जया, ये लो तुम्हारे डैड का कॉल है। जया, जो कि पार्टी से वापस जाने का मन बना चुकी थी, बिना मन के ही अपने डैड की कॉल रिसीव करती है। यस डैड। जया बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पार्टी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सिक्योरिटी गार्ड को अंदर ना ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल लोग सिक्योरिटी पर्पस से ऐसा कर रहे हैं, तो मैं कम करो, तुम पीयूष को अपना फोन से बना कर ले जाओ, बाकी सिक्योरिटी गार्ड बाहर ही रहेंगे। ओके, तुम टेंशन मत लो मिस्टर मल्होत्रा, हमारे भरोसेमंद लोग हैं, वहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज बेटा, किसी तरह मैनेज कर लो। हाँ ओके डैड, यू डोंट वरी। कहकर जया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अब अपने दादा के कहे मुताबिक वह पीयूष को अपना फियांसे बात कर उसे अपने साथ पार्टी के अंदर एंट्री लेती है। उधर दूसरी तरफ इंडिया में अंडस्को। हाँ अनिल बोलो, कुछ पता चला? ये सर, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है सर। वह लड़का कियांश कपूर नहीं बल्कि कियांश सिंह राठौड़ है। और इसके अलावा असिस्टेंट अनिल ने उन्हें कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मिस्टर दीवान की आंखें फैल गई और वह तुरंत ही शॉक होते हुए बोले, व्हाट, क्या तुम श्योर हो? और यह सुनकर फोन पर दूसरी तरफ असिस्टेंट अनिल अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, यस सर, मुझे पूरा यकीन है। इनफैक्ट इस वक्त उस लड़के की सारी डिटेल मेरे पास है और मैं उसकी कॉपी आपको सेंड की है, आप अपना ईमेल चेक कीजिए। असिस्टेंट अनिल की बात को सुनकर जया के पापा मिस्टर दीवान जल्दी से हड़बड़ाते हुए अपना लैपटॉप चेक करते हैं और ईमेल को चेक करते हुए मिस्टर दीवान जैसे ही अपने मेल को खोलते हैं और उसे रीड करते हैं, उनके पैरों तले जमीन निकल गई। ओ माई गॉड, इट्स सच अ बिग गेम। इसका मतलब ये सब? ओह नहीं, ओ शिट शिट शिट, यह मैंने क्या कर दिया? जया, मुझे जया को पार्टी से वापस बुलाना होगा, वरना। अब जया के डैड तुरंत ही अपना मोबाइल फोन निकाल कर जया और पीयूष को कॉल करते हैं और हड़बड़ाते हुए अपने आप से बोले, ये प्लान है, हाँ ये प्लान है, वरना जिस लड़के की डिटेल जानने के लिए मुझे इतने दिन लग गए, आज अचानक उस लड़के की डिटेल निकलना यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जया मेरी बेटी, मुझे पूरा यकीन है उस पर कोई बड़ा खतरा आ रहा है। इस वक्त तो जया के पास बॉडीगार्ड भी नहीं है। ओ शिट शिट शिट, व्हाट द हेल, उन लोगों का कॉल भी नहीं लग रहा और यह सिक्योरिटी गार्ड कहाँ मर गए, उनकी कॉल भी क्यों नहीं लग रही? अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। आई स्वेयर आई विल फिनिश एवरीथिंग। कहते हुए जया के डैड काफी ज्यादा परेशान थे। वह लाख कोशिश करने के बाद भी जया से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उनके डर बढ़ता ही जा रहा था। और अब फाइनली वह परेशान होकर एक बार फिर कियांश की इन्फॉर्मेशन वापस रीड करते हैं। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया? दुश्मन मेरी बेटी के अकेले होने का वेट ही कर रहे थे और मैंने खुद ही उसे मौत के मुंह में। नहीं, मुझे अभी के अभी रशिया के लिए निकलना होगा।
हाँ मुझे जाना होगा, कहकर वह हड़बड़ाते हुए तेजी से अपने केबिन से बाहर निकले। वहीं दूसरी तरफ रशिया पार्टी में पीयूष और जया पार्टी के एक कोने पर खड़े होकर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां एक खूबसूरत सी लड़की उन्हें ज्वाइन करती है। हेलो, पीयूष और जया उसे लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे हेलो बोलते हैं। और अब वह लड़की थोड़ा हिचकिचाते हुए उन लोगों से बोली, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरा कोई फ्रेंड पार्टी में अभी पहुंचा नहीं है और मैं अपने आप को बहुत लोनली फील कर रही थी, फिर आप लोगों को देखा तो सोचा आप लोगों को ज्वाइन कर लूं। आई होप यू डोंट माइंड। और उसे लड़की को इस तरह हिचकिचाते हुए देखकर जिया और पीयूष मुस्कुराते हुए, ये शो व्हाई नॉट, डोंट वरी यू डेफिनेटली जॉइन अस। और यह सुनने के बाद वह लड़की थोड़ा रिलैक्स हो गई और वह मुस्कुराते हुए उन दोनों के साथ मेलजोल बढ़ाते हुए बोली, हाय आई एम महक कपूर, नाइस टू मीट यू। इतना कहकर वह लड़की फ्रेंडशिप के लिए अपना हाथ जिया की तरफ बढ़ाती है। अब जिया जो कि अपने वाइन के ग्लास का पहला सिप लेने लगती है, अचानक उस लड़की का सरनेम सुनकर रुक जाती है। पीयूष जो कि जिया के चेहरे के रिएक्शन देखकर उसके दिमाग में क्या चल रहा है समझ चुका था, धीरे से जिया को कहता है, जरूरी तो नहीं ना कि हर कपूर उसका रिलेटिव ही हो, सो टेक इट जी। और पीयूष की बात में जिया को भी पॉइंट लगता है। जिया हाँ में अपना सिर हिलाती है और अब जिया भी मुस्कुराकर उसके साथ हैंडशेक करते हुए बोली, आई एम जिया दीवान, आई एम ऑल्सो ग्लैड टू मीट यू। और अब वो लड़की मुस्कुराकर एक नज़र पीयूष को देखते हैं और फिर अपनी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बोली, और यह हैंडसम क्या आपके बॉयफ्रेंड है? और उस लड़की के सवाल पर पीयूष तुरंत ही खुश होकर जिया का हाथ पकड़ते हुए, नहीं बॉयफ्रेंड नहीं, मैं तो इसका फियोंसे। और पीयूष की इस हरकत पर जिया अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान लिए पीयूष को घूर कर देखने लगी। जिया के घुरने पर पीयूष अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और अपनी जीभ को दांतों से काटने लगा। अब धीरे धीरे पार्टी अपने जोर पर चलने लगी। सबसे पहले यहाँ एक एंगेजमेंट हुई क्योंकि यह पार्टी एंगेजमेंट के लिए ही रखी गई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट। और अब एक बूढ़े शख्स जिनकी उम्र लगभग अधेड़ हो चुकी थी मुस्कुराते हुए अनाउंसमेंट करते हुए अपने गेस्ट को रिप्रेजेंट करके बोले, डॉट उद्धरण चिन्ह। सो माय डियर फ्रेंड्स और रिलेटिव, आप लोग इस पार्टी में आए और मेरी खुशी में शामिल हुए, मैं सचमुच दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आई होप आप लोग मेरी डॉटर की एंगेजमेंट एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच जो आप सब ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और इसके अलावा मैं यहाँ आप लोगों के साथ अपनी एक और खुशी बांटते हुए यह अनाउंस करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं हमारी कंपनी ने एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ अपना टाई अप किया है और आप लोग काफ़ी लंबे वक्त से यह जानने के लिए बेसब्री थे कि आखिर यह कंपनी है कौन। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। जिसके साथ डील करने के लिए हमारी कंपनी काफ़ी लंबा स्ट्रगल कर रही थी और फाइनली अब ये डील कंफर्म हो चुकी है। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि हमारी कंपनी जिस कंपनी के साथ टाई अप कर रही है वो कोई मामूली कंपनी नहीं है बल्कि दुनिया की मोस्ट पॉपुलर और पावरफुल कंपनियों में से एक KSR इंडस्ट्री है। और अब मिस्टर मल्होत्रा के अनाउंसमेंट करने के बाद सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और सभी के चेहरे के रिएक्शन देखकर मिस्टर मल्होत्रा मुस्कुराते हुए बोले, आप लोगों के चेहरे के रिएक्शन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे। तो भाई दोस्तों, आप लोगों को यकीन करने की ज़रूरत है क्योंकि ये सच है। जी हाँ, ये कंपनी कोई मामूली कंपनी नहीं बल्कि वही KSR इंडस्ट्री है जो पिछले 3 सालों से बिजनेस वर्ल्ड में पहला मुकाम हासिल करती आ रही है, जिसने कुछ ही सालों में बिजनेस वर्ल्ड पर अपनी पकड़ किसी शेर के शिकंजे की तरह मजबूत कर रखा है और इसके साथ काम करना है लगभग हर बिजनेसमैन का सपना है। सो फ्रेंड्स, पुश योर हैंड्स टुगेदर एंड एंजॉय योर पार्टी। और अब मिस्टर मल्होत्रा के इतना कहते ही सभी लोग काफ़ी जोरों से ताली बजाने लगे। मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान थी। अब वह स्टेज से नीचे उतरे कि तभी अचानक उन्हें कुछ मीडिया पर्सन ने घेर लिया और अब उनके ऊपर सवालों की बारिश होने लगी। सभी जानना चाहते थे KSR इंडस्ट्री के बारे में, द मिस्टीरियस KSR इंडस्ट्रीज जिसके मालिक कभी किसी के सामने आए ही नहीं। लोगों ने सिर्फ उनका नाम सुना था और उसके चेयरमैन के बारे में जानने के लिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब एक मीडिया रिपोर्टर ने काफ़ी एक्साइट होते हुए मिस्टर मल्होत्रा से सवाल किया, सर जैसा कि अभी आपने अनाउंस किया कि आपकी कंपनी के KSR इंडस्ट्रीज के साथ काम करने वाली है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर द मिस्टीरियस KSR इंडस्ट्री के मालिक सबके सामने कब आएंगे? आज तक दुनिया ने सिर्फ उनका नाम सुना है और उनकी पावर के बारे में जानती है, लेकिन उन्हें देखना आज तक किसी को नसीब नहीं हुआ। हम लोग जब भी उनकी कंपनी की तरफ से सवाल पूछते हैं
हमसे कहा जाता है कि सही वक्त आने पर वह सामने आ जाएंगे, लेकिन सर प्लीज हमें बताएं और कितना वक्त लगेगा। सारी दुनिया जानना चाहती है उनके बारे में। आखिर ऐसा क्या इश्यू है जो वो अपने आप को हाइड लिए हुए है? केएसआर का पूरा नाम क्या है? और अचानक मीडिया वालों के इतने सवाल पूछने पर मिस्टर मल्होत्रा उन लोगों को शांत करते हुए बोले, प्लीज आप लोग शांत हो जाएं। मैं जानता हूं आप लोग उनके बारे में जानने के लिए काफी क्यूरोस हैं, तो अब आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। जी हां, मशहूर केएसआर इंडस्ट्रीज के मालिक खुद यहां आप लोगों के बीच कुछ ही पल में मौजूद होने वाले हैं। और अब मिस्टर मल्होत्रा के इतना कहते ही अचानक ही मैं एंट्रेंस से एक शख्स जिसकी हाइट 6.3, नीली आंखें, फेयर स्किन, मस्कुलर 6 पैक एब्स बॉडी, अट्रैक्टिव शार्प फीचर, चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स, 5 पीस ब्लैक टक्सिडो सूट पहने, जेल से सेट किए हेयर, हाथों में ब्रांडेड वॉच पहने, पैरों में ब्लैक लेदर शूट पहले दाखिल होता है। इस वक्त उसका ऑरा ही इतना ज्यादा डार्क था जिसे महसूस करते ही आसपास का एटमॉस्फेयर अपने आप ही ठंडा होने लगा। अब सभी लोगों की धड़कन है और सांस रुक चुकी थी। सभी की नज़र सामने एंट्रेंस से आ रहे हैं उसे इंसान पर टिकी हुई थी। वह इंसान जिसके पीछे उसके सिक्योरिटी गार्ड अपने हाथों में गन लिए किसी आर्मी ऑफिसर की तरह एक लाइन में चलते हुए आ रहे थे जो उसे पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहे थे। उस इंसान को देखकर तो सभी के होश उड़ चुके थे, क्योंकि वह इंसान दिखने में जितनी कोल्ड पर्सनैलिटी लग रहा था वह उससे भी ज़्यादा हैंडसम था। जहां एक तरफ इस पार्टी में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे, इसके बावजूद यहां किसी को भी मोबाइल फ़ोन तक लाने की इजाज़त नहीं थी। वहीं यह शख्स अपने साथ अपने सभी बॉडीगार्ड और उनके साथ उनके वेपन्स भी लेकर आया था। इसी चीज़ से उस इंसान की पावर का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। सभी लोग हैरान उसे इंसान को अच्छी रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी कोई था जिसकी नज़र उसे इंसान पर टिक गई थी और वह कोई और नहीं बल्कि जिया थी। उस इंसान को देखते ही जिया के होश उड़ गए थे और वह अपनी ही जगह पर जम गई थी। और वही पीयूष, उसके चेहरे के रिएक्शन भी जिया से ज़्यादा लग नहीं थे, बल्कि वह खुद अपनी आंखों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वह जो नज़ारा देख रहा है वह सच है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।